हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग नेट के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम दिसंबर 2009 में जो क्वेश्चन पेपर आया था नेट का उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा संस्थाओं के विकास में पहला चरण है? ऑप्शंस हैं प्रथाएं, विचारधारा, सामूहिक अनुभव या फिर रूढ़ियाँ। तो बताना है कि विकास का पहला चरण कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, विचारधारा। नेक्स्ट है, भौतिक संस्कृति के प्रमुख तत्व को चिन्हित करें। ऑप्शंस हैं धर्म एवं नैतिकता, विज्ञान एवं तकनीकी, प्रथाएं एवं परंपराएं या फिर जनरीतियाँ। तो भौतिक संस्कृति को बताना है कि कौन सी भौतिक संस्कृति का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, विज्ञान एवं तकनीकी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा खुला स्तरीकरण व्यवस्था का संकेत है? ऑप्शन है निजातीयता, जाति, वर्ग या फिर धर्म। तो खुला स्तरीकरण बताना है कि कौन सा है। तो इजी क्वेश्चन है यह, और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, वर्ग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रकार से सामंतवाद से पूंजीवाद की तरफ के बदलाव को समझा जा सकता है? ऑप्शन है मूल्यों में परिवर्तन, व्यवस्था में परिवर्तन, व्यवस्था का बदलाव या फिर राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव। तो बताना है कि सामंतवाद से पूंजीवाद की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो यह किस प्रकार का बदलाव प्रदर्शित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, व्यवस्था का बदलाव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से समुदाय की विशेषताओं को पहचानिए। तो समाजशास्त्र में जो सिलेबस होता है उसमें समुदाय, समिति, संस्था, ये तीन तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं हमेशा। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है आप लोगों को। तो समुदाय की विशेषताएं बतानी हैं, सामूहिक जीवन, ऐच्छिक सदस्यता, अस्थायी सदस्यता या फिर निश्चित उद्देश्य। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, सामूहिक जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन हैं चर्च सेवा, विवाह, दहेज प्रथा या फिर जुलूस। तो सामाजिक संस्था का उदाहरण पूछ रहा है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, दहेज प्रथा कोई सामाजिक संस्था नहीं है, बल्कि ये एक बस प्रथा है, परंपरागत प्रथा जो सदियों से चली आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन प्रदत्त परिस्थिति है? ऑप्शन है पुजारी, सिपाही, पति या फिर बेटा। तो प्रदत्त परिस्थिति पूछ रहा है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, बेटा। बाकी ये सब कौन सी परिस्थिति अर्जित है। पुजारी के लिए हम जरूरी नहीं है कि हम बचपन से ही पुजारी हों। प्रदत्त परिस्थिति वो होती है जो हमें जन्म से ही प्राप्त हो जाती है। अर्जित परिस्थिति जो हम अपनी मेहनत और योग्यता के अकॉर्डिंग प्राप्त करते हैं। तो सिपाही भी अर्जित परिस्थिति और पति भी अर्जित परिस्थिति है। पति शादी करने के बाद बनते हैं, तो ये अर्जित परिस्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से वह शब्द पहचानिए जो मैक्स वेबर ने समाजशास्त्रीय अवधारणा में उपयोग नहीं किया है। ऑप्शन से मूल्य संबद्धता, मूल्य योग, मूल्य तटस्थता या फिर मूल्य दिशा। तो बताना है कि मैक्स वेबर ने कौन से शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, मूल्य योग का प्रयोग मैक्स वेबर ने नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ब्लूमर ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांत के अनुसार मूर्त जैसे शब्द का प्रयोग का क्या अर्थ है। ब्लूमर के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का जो सिद्धांत दिया था उसमें मूर्त शब्द का प्रयोग का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन है इसका चीज़ों में सहज, संस्कृति में उपस्थिति, व्याख्यात्मक प्रक्रिया के आधार पर वस्तुओं को हल करने के लिए आना, या फिर कार्य खत्म होने के पहले ही कर्ता द्वारा अर्थ देना। तो बताना है इसमें कि सही आंसर क्या है इसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, व्याख्यात्मक प्रक्रिया के आधार पर वस्तुओं को हल करने के लिए आना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वीं शताब्दी में क्लासिकी प्रथा के समाजशास्त्री एक वाद विवाद में मार्क्स के भूत के साथ सम्मिलित हुए। इनमें से किसने यह स्वीकार किया। ऑप्शंस हैं एंथनी गिडेंस, रेमंड अरोन, इरविन जेटलिन या फिर जोनाथन टर्नर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, एंथनी गिडेंस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व श्रम के विभाजन की सावयवी सामाजिक एकता का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है सामूहिक चेतना का कम होता दायरा, क्षतिपूरक कानून, जनसंख्या का कम घनत्व या फिर संरचनात्मक विभेदीकरण। तो श्रम विभाजन की सावयवी सामाजिक एकता का हिस्सा कौन सा नहीं है वह बताना है आपको इस क्वेश्चन में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, जनसंख्या का कम घनत्व ये नहीं है। बाकी ये सब विशेषताएं सामयिक सामाजिक एकता की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत शास्त्री समाज को द्विमुखी मानता है जिसमें संघर्ष और सहमति दोनों परिलक्षित होते हैं। ऑप्शन है मेलिनोव्स्की, लेविस्ट्रॉस, मर्टन या फिर डेरेनडॉर्फ। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, डेरेनडॉर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेविस्ट्रॉस और रेडक्लिफ ब्राउन के मध्य संरचना की अवधारणा को लेकर विवाद है और वो निम्न में से है। ऑप्शन है अनुभविक वास्तविकता, संबंधों का समुच्चय, भूमिकाओं की समष्टि या फिर परिस्थितियों का स्वरूप। तो बताना है कि किस बात को लेकर इन दोनों के सिद्धांत में भेद है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अनुभविक वास्तविकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श प्रारूप वेबर के अनुसार है औसत, वास्तविकता का मूर्त विवरण, अवधारणा को बढ़ा चढ़ाकर अमूर्त रूप में देखना या फिर एक समूह के लोगों की विशेषता। तो नीचे कूट दिया गया, इनमें से आपको सही आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 1, 2 और 4 सही है, बाकी तीसरा ये है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समूह को मैच करना है इसमें से। क्रिया की संदर्भ परिधि, आवश्यकताओं का उत्क्रम। तो सबसे पहले मैचिंग करते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि कौन सा मैच हमें बहुत अच्छे से याद है, जो क्लियर होता है सबसे पहले उसे मैच करना चाहिए, बाकी धीरे धीरे वो मैच होता चला जाता है। तो चलिए मैच करके देखते हैं। क्रिया की संदर्भ परिधि की बात कौन करता है, तो करते हैं पार्सन्स। आवश्यकताओं का उत्क्रम सबको पता होगा, मेलिनोव्स्की। मानक शून्यता मर्टन, और युक्तिमूलक प्रायोगिक की बात करते हैं परेटो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, कथन और कारण से संबंधित एक क्वेश्चन है। तो कथन दिया गया है, गेमिनसाफ्ट समाज का आधार है अंतरंग संबंध। तर्क है इसका, ऐसे समाजों का आधार प्राथमिक समूह संबंधों का जाल होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन ए। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं।
समाज के विकास में निम्न चरणों का समावेश है। पूंजीवाद का, जनजाति का, पुरातन या फिर सामंतशाही। तो इसे हमें मार्क्स के अकॉर्डिंग सही क्रम में लगाना है। तो कौन कौन से विकास के चरण बताए हैं कार्ल मार्क्स ने, उसको हमें सही क्रम में लगाना है। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन ए। सबसे पहले क्या है, जनजातीय समाज, फिर पुरातन, फिर सामंतशाही, देन पूंजीवाद। इसके बाद इन्होंने मार्क्स ने कौन सी कल्पना की थी समाज की, साम्यवादी समाज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग करना है इसे, तो चलिए मैच करके देखते हैं। गैसल शाफ्ट की अवधारणा किसने दी थी, तो दी थी इनकी अवधारणा दी थी एफ टॉनिज ने। तो ए का 2 किस में है, 2 में है। और देखते हैं सामूहिक चेतना की बात कौन करता है, इमाइल दुर्खिम। तो बी का 1, ए का 2 और बी का 1। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैचिंग करना है इससे फिर पे। तो मैचिंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं ये हम अच्छे होते हैं, जिसको जितना इसको कर लोगे आप उतना ही आपके ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में हमारे 4 से 5 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, लेकिन टाइम उतना ही लगता है। तो ये अच्छे होते हैं क्वेश्चन, इनको सॉल्व करना हमारा प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगी इससे। चलिए मैच करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सामाजिक तथ्य, उसकी बात कौन करते हैं, तो इमाइल दुर्खिम। तो बी का 2 देखते हैं किस में है, 2 में है। और मैच करते हैं, सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं पार्सन्स, सी का 4। तो बी का 2 और सी का 4 किस में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सामाजिक क्रिया की बात मैक्स वेबर करते हैं। और क्या बचा, भूमिका पुंज, भूमिका पुंज की बात करते हैं आर के मर्टन। नेक्स्ट है, मैच करना है फिर से इसे, तो चलिए मैच करके देखते हैं इसे भी। तो भूमिका तनाव क्या हो सकता है, तो इसका जो इसका होगा भूमिका तनाव का मैच होगा ऑप्शन 3। तो ए का 3 किस में है, 2 में है। तो और मैच करते हैं, बी का 2। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृति एवं व्यक्तित्व को भारतीय संदर्भ में समझने के लिए किसने अपने दृष्टिकोण को मार्क्सियोलॉजी नाम दिया है। एक तो बोलते हैं मार्क्सिस्ट और एक बोलते हैं मार्क्सियोलॉजी। तो ऑप्शंस हैं राधा कमल मुखर्जी, जीएस खुरिये, एमएन श्रीनिवास या फिर डीपी मुखर्जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डीपी मुखर्जी हैं, ये अपने आप को मार्क्सिस्ट नहीं बोलते हैं, ये बोलते हैं कि मार्क्सियोलॉजी हैं ये। डीपी मुखर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन समाजशास्त्रीय अवधारणा सामाजिक असमानता से बहुत निकट से संबंधित है। ऑप्शंस हैं सामाजिक स्तरण, सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक गत्यात्मक या फिर सामाजिक नियंत्रण। तो सामाजिक असमानता से कौन से संबंधित है बताना है इसको। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, सामाजिक स्तरण, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय परिवार पर किए गए अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शंस हैं इरावती कर्वे, एस.सी. दुबे, डी.एन. मजूमदार या फिर के.एम. कपाड़िया। तो कौन भारतीय परिवार पे किसने बहुत अधिक काम किया है और प्रसिद्ध है वह काम के लिए, तो वह है के.एम. कपाड़िया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही मेल नहीं है। टी पार्सन्स, बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। जो टी पार्सन्स ने दिया था परिवर्तनीय प्रतिमान, सही है। मेलिनोस्की का उद्विकासीयता देखते हैं,
एम.एन. श्रीनिवास का प्रबल जाति सही है। आर.के. मार्टन का मिडिल रेंज थियरी सही है। तो मेलिनोव्स्की वाला जो ऑप्शन है ये गलत है। मेलिनोव्स्की ने आवश्यकताओं का सिद्धांत दिया था। विकासीय सिद्धांत किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो ये रॉन्ग है, बाकी ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने लघु प्रथा की अवधारणा को दिया? तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। मैककेम मेरिट, मिल्टन सिंगर, रॉबर्ट रेडफील्ड या फिर लुईस ड्यूमोंट। तो ये इजी तो है लेकिन कभी कभी कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि दो राइटर इससे संबंधित हैं। तो जो इसको इससे मुख्य रूप से संबंधित है उस पर ऑप्शन लगाना चाहिए जब दोनों राइटर एक साथ दिए गए हों ऑप्शन में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, रॉबर्ट रेडफील्ड। और अगर रॉबर्ट रेडफील्ड नहीं होता तो वो कौन होते? मैककेम मेरिट। इन्होंने भी लघु प्रथा और बृहद परंपरा की बात की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विचारों को पढ़ते हुए स्पष्ट कीजिए कि कौन सा विचार संस्कृतिकरण को संकेत करता है। ऑप्शन है, ऊंची परिस्थिति बनाने का दावा करना, ऊंची जातियों की जीवन शैली का अनुकरण करना, नए कर्मकांड एवं प्रथाओं का अनुकूलन करना, या फिर समस्तरीय सामाजिक गतिशीलता का होना। तो संस्कृतिकरण कौन सा संकेत करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, ऊंची जातियों की जीवन शैली को जब कोई निम्न जाति अपनाने लगती है और जब यह एक सामूहिक घटना बन जाती है तो हम उसे ऊंची जाति में शामिल कर लेते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम संस्कृतिकरण कहते हैं, जिसकी अवधारणा किसने दी थी? एम.एन. श्रीनिवास ने। नेक्स्ट है, वेबर की वस्टैन विधि का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है, व्यक्तियों के कृत्यों को स्पष्ट करना, कृत्यों के कारणों को पहचानना, कर्ता के कृत्यों की निर्वचनात्मक समझ, या फिर कृत्यों के जरिए संबंधों की कार्य कारण समझ को विकसित करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, कृत्यों के निर्वचनात्मक समझ को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाज की स्पष्ट व्याख्या करने के लिए सामाजिक संरचना की अवधारणा का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो यह भी बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसमें भी कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ऑप्शन हैं इसके, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खिम, या फिर हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट है, रेडक्लिफ ब्राउन ने यूफोरिया जैसे निर्मित शब्द को चित्रित किया है, किस संदर्भ में बताना है? ऑप्शन इसका, एक संतुलन के रूप में, एक अक्रम के रूप में, एक सामाजिक कल्याण के रूप में, या फिर एक सामाजिक उमड़ के रूप में। तो यूफोरिया वर्ड का यूज़ किसने किया था? रेडक्लिफ ब्राउन ने। और किसके लिए किया था यह बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी, एक सामाजिक कल्याण के रूप में। अगला है, निम्नांकित में से कौन पूंजीवाद की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है, मुक्त बाजार कारोबार, लाभ का अधिकतमीकरण, मुक्त श्रम, या फिर निजी क्षेत्रों पर सार्वजनिक क्षेत्रों का प्रभुत्व। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, निजी क्षेत्रों पर सार्वजनिक क्षेत्रों का प्रभुत्व। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रतीकात्मक अंतःक्रियाबोध शब्द का चित्रण किया है? ऑप्शन है, हर्बर्ट ब्लूमर, इरविंग गॉफमैन, हर्सेल है, हुसराल लिखा है हिंदी में थोड़ा गलत हो जाता है, मैनफोर्ड कुन। तो बताना है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियाबोध शब्द का बाद चित्रण किसने किया है? तो यह जो शब्द दिया था सबसे पहले हर्बर्ट ब्लूमर ने, लेकिन फिर इसके बाद जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने इसको विस्तृत रूप से इसका वर्णन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परेटो के लिए कल्पित वे हैं जो प्रथा को मानने वाले हैं, नवीन प्रक्रिया की कमी, गैर अभिजात वर्ग बनना, या फिर खतरे उठाना। तो पेरेटो के अकॉर्डिंग बताना है हमें। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, खतरे उठाना।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से प्रकारवादी सिद्धांतों को एक फील्ड दृष्टि के रूप में समाज को अग्रणीय बनाने वाले को पहचानिए। ऑप्शन है बी मेलिनोस्की, आर के मर्टन, इमाइल दुर्खिम या फिर टी पार्सन्स। तो फील्ड दृष्टि का किसने सबसे ज़्यादा यूज़ किया उसमें बताना है आपको। इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन ए बी मेलिनोस्की। इन्होंने फील्ड व्यू का यूज़ किया है क्योंकि इन्होंने सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग किया था अपने स्टडी में। नेक्स्ट है, श्रमिक संघों को हम कैसे संबोधित करेंगे? एक व्यावसायिक समूह के रूप में, एक दबाव समूह के रूप में, एक सहकारी समूह के रूप में या फिर एक पारिवारिक समूह के रूप में। तो हम श्रमिक संघ किसे कहेंगे ये बताना है इसमें। इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन बी एक दबाव समूह के रूप में। अगला है, केंद्रीय प्रवृत्ति के रूप में बहुलक को किस रूप में समझा जा सकता है? ऑप्शन है न्यूनतम प्रायिक मूल्य, मध्य मूल्य, सर्वाधिक प्रायिक मूल्य या फिर कुछ कुल प्रायिकता में से अधिकांश। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के रूप में बहुलक किसे माना जाए वो बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी सर्वाधिक प्रायिक मूल्य, यानी कि जो मूल्य सबसे ज़्यादा बार दिए गए होते हैं वही बहुलक होता है। नेक्स्ट है, गतिमान औसत की गणना किसके उपयोग द्वारा की जाती है? माध्यिका, माध्य, बहुलक या फिर माध्य और माध्यिका दोनों। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन बी माध्य। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता परिकल्पना में उपयोग नहीं की जाती है? ऑप्शन है अवधारणात्मक स्पष्टता, अनुभवाश्रित सत्यापन, सैद्धांतिक अभिव्यक्ति की कमी या फिर विशिष्टता। तो बताना कि परिकल्पना में कौन सी बिंदु का उपयोग नहीं किया जाता। इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन सी सैद्धांतिक अभिव्यक्ति की कमी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसने सहभागी तथा असहभागी अवलोकन की अवधारणा को प्रारंभ किया? ऑप्शन है एडवर्ड लिंडमैन, एंडरसन, W.F. वाइट या फिर पॉल क्रेसी। तो सहभागी और असहभागी अवलोकन का प्रयोग किसने किया? इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन ए लिंडमैन ने सबसे पहले सहभागी और असहभागी अवलोकन की अवधारणा प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है, पहले के और बाद के अवलोकन किससे जुड़े अध्ययनों में किए जाते हैं? समन्वयवैशी डिज़ाइन, प्रायोगिक डिज़ाइन, विवरणात्मक डिज़ाइन या फिर परस्पर सांस्कृतिक डिज़ाइन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी प्रायोगिक डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों का वितरण समरूप होता है जब माध्य मूल्य बहुलक के मूल्य के बराबर होता है, माध्य मूल माध्यिका के मूल्य के बराबर होता है, माध्य मूल बहुलक के मूल्य के बराबर होता है या फिर माध्य माध्यिका और बहुलक मूल्य एक बराबर होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी माध्य माध्यिका और बहुलक मूल्य एक बराबर हों तो उसे हम कहते हैं जबकि आंकड़ों का वितरण समरूप है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करना है। तो इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो सुमेलित करते हैं स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। तो आपने अगर नेट के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दिए गए हैं उन सबको देखा होगा
तो आपने एनालिसिस किया होगा कि ये जो क्वेश्चन है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, ये सब ज़्यादातर सभी बार सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है। जितने भी पेपर हुए हैं अब तक नेट में, उसमें सब में एक क्वेश्चन इससे बनता ही है, तो इसे आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका जो ए का है 3, प्रतिभागी अवलोकन या फिर इसे सहभागी अवलोकन भी कहते हैं, तो ए का 3 किसमें है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिकन सोल्जर की बात, अमेरिकन सोल्जर है। साक्षात्कार विधि, द इन्फ्लुएंट वर्कर, प्रश्नावली विधि और ला विदा व्यक्ति का अध्ययन है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुमेलित करना है इसे फिर से। अंतर समूह, प्राथमिक समूह, अर्ध समूह, द्वितीयक समूह सब दिया गया है, इसको सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। अंतर समूह क्या होगा इसमें से? तो अंतर समूह है हमारा परिवार, तो ए का 3 यानी कि बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। बी का है 4, प्राथमिक समूह प्रतिवेश, अर्ध समूह है आय समूह और द्वितीयक समूह है श्रमिक समूह। तो बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा भूमिका संघर्ष का उदाहरण है? ऑप्शन हैं कार्यरत माँ, कार्यरत पिता, पुजारी जो साम्यवादी नेता है या फिर पति जो बदमाश है। तो भूमिका संघर्ष का उदाहरण बताना है आपको। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए कार्यरत माँ। इसके में बहुत सारी भूमिकाओं में संघर्ष होता रहता है, क्योंकि उसे एक बार में अनेक सारी भूमिकाओं को करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है, तो चलिए सुमेलित करके देखते हैं। तो जैमिन सॉफ्ट और जैसल सॉफ्ट की बात करते हैं। एफ्टोनिज, गुणवत्ता निष्पादन की बात पार्सन्स, पवित्र व लौकिक की बात करते हैं बेकर, और प्रदत्त व उपलब्धि की बात है लिंटन का। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से मीड के विचार से स्व के हिस्से हैं? हम और वह, मैं और वह, मैं और मुझे, मुझे और हम। तो मीड ने कौन सा बताया है इसमें बताना है आपको। इजी है यह, सबको पता होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, मैं और मुझे, आई और मी की बात मीड करते हैं। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स के विचार के अनुसार पूंजीवाद में लाभ की दर कम होने की आशंका रहती है क्योंकि। ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है बेबर के विचारों के अनुसार पश्चिम में ऐसा कौन सा तत्व पूर्व से भिन्न था जिसके कारण वहाँ पूंजीवाद का विकास हुआ? धार्मिक नैतिकता, तकनीकी तर्कशीलता या फिर विज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, धार्मिक नैतिकता। नेक्स्ट है दुर्कीम के विचार में कुल प्रतीकवाद किस बात का प्रतीक है? ऑप्शन हैं पशु पूजा, गोत्र, बहुत ही सरल धर्म या फिर आदिवासी पहचान। तो कुल प्रतीकवाद किस बात का प्रतीक है बताना है आपको। इसका जो राइट होगा आंसर ऑप्शन बी, गोत्र। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सी बात परेटो की तार्किक क्रिया की परिभाषा को सही बयान करती है? ऑप्शन हैं वह क्रियाएं जो भावनाओं से संचालित होती हैं, वह क्रियाएं जिनमें साध्य और लक्ष्य जो हैं वो स्वनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों से संबंधित होती हैं, वे क्रियाएं जिनमें साध्य और लक्ष्य जो हैं वो वस्तुनिष्ठता से संबंधित होते हैं, या फिर वे क्रियाएं जिनमें साध्य और लक्ष्य यद्यपि
वस्तुनिष्ठता से तो संबंधित होते हैं, परंतु स्वनिष्ठता की व्याख्या में भिन्नता होती है। तो बताना है परेटो के अकॉर्डिंग तार्किक क्रिया की परिभाषा क्या दी है उन्होंने। तो ये ऑप्शन ये रहा, बाकी नीचे ऑप्शन ये हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। वो क्रियाएं जिनमें साध्य और लक्ष्य यद्यपि वस्तुनिष्ठता से तो संबंधित होते हैं, परंतु स्वनिष्ठता की व्याख्या से में भिन्नता होती है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है और आज का ही लास्ट है। कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग चेतना की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो बताना है वर्ग चेतना के बारे में कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं और क्या नहीं कहा है उन्होंने, वो आपको इसमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। वर्ग व्यवस्था को बदलने में अपनी ऐतिहासिक भूमिका से जागरूक हो जाता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसकी बात कार्ल मार्क्स नहीं करते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट है 2009 का दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था नेट का, उसका है ये सेकंड पेपर का है। बाकी थर्ड पेपर अभी हम कराएंगे। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली जितनी भी हमारे प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसका लाभ भी आपको भी प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।